वयस्क होते हुए विद्यार्थियों की शिक्षा, और तीसरी शिक्षा है शिक्षकों की शिक्षा, जिसे हम शिक्षक प्रशिक्षण कहते हैं। भारत सरकार शिक्षा को इन 3 उपविभागों में बांटती है। बच्चों की शिक्षा, चरित्र निर्माण की शिक्षा, प्रारंभिक अक्षर ज्ञान की शिक्षा, व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा। ऐसा प्रारंभिक ज्ञान भारत सरकार ने ये अपेक्षा की है कि ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रारंभिक शिक्षा से संपन्न होगा। और 50 वर्षों तक हम कोशिश करते रहे। जब हम कोशिश में काफी आगे निकल गए तो हमने फिर एक संकल्प लिया। भारत के संविधान ने एक संकल्प लिया, इस देश की संसद ने एक संकल्प लिया, और वो संकल्प क्या था कि प्रत्येक बालक को शिक्षा पाना उसका अधिकार है, जैसे भोजन पाना, जैसे नौकरी पाना, जैसे जीवन जीना, जैसे अपने मन के रोजगार को प्राप्त करने की कोशिश और उसकी अपेक्षा, उसमें सफल होने का अधिकार है उसका, वैसा ही शिक्षा पाना भी अधिकार है। यह भारत सरकार की चिंता है। हमने ये नियम बना दिया। दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसा नियम है, परंतु सच्चाई थोड़ी अलग है। सच्चाई ये है कि आज भी देश को स्वाधीन हुए 70 वर्ष हो गए, आज भी माध्यमिक में और प्राथमिक शिक्षा में हमारा जो लक्ष्य था 100% नामांकन का लक्ष्य, वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में हमने ये सोचा था, इस देश के कर्णधारों ने ये सोचा, इस देश के चलाने वालों ने सोचा, इस देश के संविधान बनाने वालों ने सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेगा, अनिवार्य शिक्षा होगी, ये शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया इस देश में। लेकिन अभी भी 100% नामांकन हम नहीं कर पाए। तो कोई तो कारण होगा ना। अब हम उन कारणों की बात जरूर करना चाहते हैं जिन कारणों ने शिक्षा के अधिकार को अमली जामा पहनने से इनकार होने दिया, जिसने बाधा खड़ी की। प्रत्येक बालक प्रारंभिक शिक्षा क्यों नहीं शिक्षित होगा, कोई भी निरक्षर और अशिक्षित क्यों रह जाएगा, जबकि इस देश की सरकार, इस देश की शासन सत्ता, इस देश का आम जनमन ऐसी कल्पना, ऐसी अभिलाषा, ऐसा संकल्प पारित कर चुका है, फिर भी ऐसा क्यों। ऐसे ही एक दूसरा भी सवाल है, और दूसरा सवाल है कि ये जो माध्यमिक शिक्षा है, यहां भी हमने 100% नामांकन का लक्ष्य रखा था, परंतु वह लक्ष्य हमारा 100% नामांकन माने प्रत्येक व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर ले, ऐसा लक्ष्य हम पूरी करने में असफल रहे। उच्च शिक्षा का हमारा लक्ष्य ये नहीं है। उच्च शिक्षा का हमारा लक्ष्य 25 से 30% का है, 35% का है, कितने लोग उच्च शिक्षा में जाएं, लक्ष्य वहां भी नहीं पूरा। इसलिए शिक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं, भारत सरकार के सामने, जन समुदाय के सामने, हम सब प्रबुद्ध लोगों के सामने, वो समस्या है ड्रॉप आउट रेट को खत्म करना। ड्रॉप आउट रेट क्या है? आप में से, हमारे घर के परिवार के बच्चों में से किसी ने दाखिला लिया, फिर किसी भी कारण से अगर वो इसने स्कूल छोड़ दे रहा है तो ये ड्रॉप आउट। किसी भी कारण से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा छूट रही है तो ये ड्रॉप आउट है। ये ड्रॉप आउट बहुत बड़ी बाधा है इस देश में। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के बालक को स्कूल तक ले जाने में अक्षम नहीं रही, समाज ये काम कर पाया है, परंतु ड्रॉप आउट के कारण हम सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक 100% नामांकन करने। और एक और दूसरी बात जो शिक्षा में अभी भी संकट है, जिसकी लगातार योजना बन रही है, और वो संकट क्या है? सीखने और कौशल की क्षमता के विकास संबंधी शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट कर, जो हमारे कौशल का विकास कर दे। जब हम माध्यमिक शिक्षा से बाहर निकले तो हमारे हाथ में हुनर हो,
हम लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ पाने वाले बिल्डिंग करने का काम हमें आता हो, हमें लकड़ी के सौंदर्य का काम आता हो, हमें आता हो ये जरूरी है, हम वही करें ऐसा अनिवार्य नहीं है। हमें हथकरघा का काम आता हो, हमें प्लास्टिक का काम आता हो, हमें छोटे छोटे उद्योगों की पूरी समझ हो, ताकि अगर कोई आसन्न संकट हो तो हम उसे कर पाए। यह है कौशल की शिक्षा। भारत ने हमेशा ये सोचा कि माध्यमिक स्तर तक आते आते कौशल विकास हम विद्यार्थियों का कर देंगे, और हमारी योजना बहुत बड़ी थी। हम ये नहीं सोचते थे कि हम कौशल का विकास केवल अपने देश की सीमाओं के लिए करेंगे, नहीं, हमने ये सोचा था, भारत के कौशल विकास कार्यक्रम का ये लक्ष्य था कि हम में से प्रत्येक विद्यार्थी कौशल में निपुण होगा, तकनीकी कौशल में निपुण होगा, और चूंकि पूरी दुनिया में कौशल की मांग है, स्किल लेबर की मांग है, हम दुनिया में इस कौशल संबंधी मांग को पूरा करने वाले नवयुवक राष्ट्र बन जाएंगे, और पूरी दुनिया से धनागम, पूरी दुनिया से कौशल जन्य जो धन आएगा वो भारत की तरफ उसका प्रवाह होगा, ऐसा इस देश के कर्णधारों ने सोचा। लेकिन भारत में आम समाज में जो एक अवधारणा चल रही थी, क्या थी ये अवधारणा? ये अवधारणा ये थी कि ये जो छोटे छोटे कौशल के काम हैं, ये जो छोटे छोटे रोजगार हैं, ये जो मध्यम किस्म के उपयोगिता के जो रोजगार और धन पैदा करने के साधन है, उन्हें समाज गौरव की दृष्टि से नहीं देखता। और ये एक समस्या। लकड़ी का निर्माण, लकड़ी के कौशल में प्रवीण लोग भी क्या धनी नहीं हो सकते? हो सकते, धीरे धीरे काम बढ़ सकता है। ऐसे ही वस्त्र के कौशल में निपुण लोग, ऐसे ही घर के घरेलू संसाधनों में निपुण लोग, ऐसे ही मैकेनिक विद्या में निपुण लोग, विद्युत में निपुण लोग, यांत्रिकी में निपुण लोग ऐसा काम करते, और पूरी दुनिया उनकी तरफ हाथ उठाकर निहारते हुए देखती। दुनिया के किस देश में इन तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की मांग नहीं है? अरब देशों की तकनीकी कुशलता की मांग कौन पूरा कर रहा है, आप बताइए? अरब देशों के, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो तेल के कुओं पर काम करने वाले लोग हों, चाहे वो वहां के छोटे छोटे तमाम काम, क्यों? क्योंकि उन्हें आदमी चाहिए। अब उन्हें ये मित्रता नहीं है, दुनिया में जो भी राष्ट्र उनकी इस तकनीकी आवश्यकता को पूरी करेगा वो वहां से श्रम इंपोर्ट करेंगे। आज आप बलिया के रहने वाले हैं, आप गोनिया छपरा मऊ के रहने वाले हैं, आप जानते हैं आपके आसपास के अनेक लोग अरब देशों में काम कर रहे हैं। जैसा अरब देशों में हमारा श्रम है वैसा ही पूरी दुनिया में होता अगर हम कौशल विकास में निपुण हो गए होते। अगर हम में से प्रत्येक विद्यार्थी कौशल में निपुण होता तो कोई संकट ही नहीं रहता, परंतु ऐसा संकट है। मैं ये योजना बता रहा हूं, सरकार ऐसा सोच रही थी, हर व्यक्ति के हाथ में हुनर और कौशल होगा, भारत के बाजारों में ये कौशल होगा, विश्व के बाजार में भारत के कौशल का डंका पिटेगा। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में चीन के कौशल का दबदबा, आज मोबाइल से लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बिना चीन के किसी पुर्जे कल पुर्जे की उपयोग की कल्पना, आप उस सामान की कल्पना कर सकते हैं जिसमें चीन का कोई ना कोई कल पुर्जा न लगा? ये तो उत्पादन के स्तर का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पा रहा, कोई चिंता की बात नहीं है, उत्पादन भी करेंगे, परंतु उत्पादन हम दुनिया में कहीं जाकर उत्पादन कर पाएंगे अपने कौशल से। इस तरह का कौशल विकास का एक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा। मतलब मैं कौशल विकास से मैंने समझा था कि अब तो पूरी दुनिया में भारत के कौशल का निर्यात होगा, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। और सरकार फैसिलिटेट भी नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि समाज ने रुचि नहीं दिखाई। उत्तर भारत के समाज ने इस दिशा में गंभीर प्रयत्न नहीं किए। हमने इसे कैजुअली लिया, हमने डिग्री की तरह लिया। मान लीजिए आप कंप्यूटर में इंटरमीडिएट हैं, आप हस्तकला में इंटरमीडिएट, हमने डिग्री की तरह लिया। हमने ये नहीं सोचा कि हम कुशल हो जाएं और इस कुशलता के साथ दुनिया में अपना डंका बजाएं, ऐसा हमने नहीं सोचा। ये एक संकट जो वर्तमान में
शिक्षा में हमें देखने को आ रहा है, ये एक संकट। दो और संकटों की तरफ आपका इशारा करूंगा। संकट ऐसे नहीं है जिनका समाधान ना हो सके। ये बातें हैं, संकट कहना ठीक नहीं है, ये दो तीन और बातें हैं। एक बात ये है कि हम जो, जैसे हम लोग उच्च शिक्षा में हैं, हम जो महसूस करते हैं वो ये महसूस करते हैं कि हम अपनी विद्यार्थियों की सीखने सिखाने की क्षमता का ठीक से विकास नहीं कर पाते। उसका कारण प्रायोगिक अनुभव न होना है। आप ये मत समझिएगा पूरी दुनिया में शिक्षा ऐसी नहीं है जैसा हम भारत में दे रहे हैं। इससे तमाम अलग प्रकार के प्रयोग हुए। कौन से प्रयोग हैं ये प्रयोग हैं फील्ड वर्क के प्रयोग, ये प्रयोग हैं असेसमेंट के प्रयोग, ये प्रयोग हैं प्रोजेक्ट के प्रयोग। दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो नई शिक्षा है, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वहां की शिक्षा में जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो हम इंटर में, बीए में विद्यार्थियों को फील्ड वर्क का काम देते हैं, प्रोजेक्ट का काम देते हैं, और इन प्रोजेक्टों के सहारे उसके कौशल का विकास करते हैं। और इन प्रोजेक्टों को हमने शिक्षा का अनिवार्य धर्म बना रखा है। हमारे यहाँ भी है सिद्धांत के तौर पर, परंतु अभी व्यवहार रूप में नहीं आया। तो जो सीखने सिखाने की क्षमता है, इस क्षमता का ठीक से जो सीख कर प्रयोग करने की क्षमता है, हम अपने विद्यार्थियों की इस क्षमता का निर्माण अभी उतनी कुशलता से नहीं कर पाए। कारण अनेक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे इंटर कॉलेजों में प्रयोग धर्मिता की कमी है, ऑपरेटर्स की कमी है, अनेक कारण है। उन कारणों को हम दूर करेंगे। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हम तो विपरीत परिस्थितियों में भी धीरे 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 आगे बढ़ने वाले देश के लोग हैं। वैसे ही जैसे मधुमक्खी है, वो क्या उसे शहद एक जगह मिल जाता है क्या? वो दूर दूर तक उड़ती है, दुनिया के तमाम अनेक स्थानों तक जाती है, फूलों पर बैठती है, अच्छी अच्छी चीजों का रस संचय करती है। हम भारत के लोग, हम भारत का जनमन, हमारे विद्यार्थी, हमारे देश के नवयुवक मधुमक्खी की तरह। नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है, चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करती, रस से शहद बनाती है। मधु का छत्ता सुघर नमूना है, सहयोग प्रेम श्रम का, इन्हीं गुणों से सुख मिलता है, सूत्र यही जीवन क्रम। हम इस विचार के लोग हैं, इसलिए समस्या नहीं है। लेकिन एक संकट है, हमारा जीवन निजी जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों का जीवन उनका जितना निजी है उतना ही समाज का है। और अगर वक्त पर 70 साल बीत गए, समय तेजी से बीतता है, अगर समय रहते हम सीखने सिखाने और कौशल विकास के कार्यक्रमों में सिद्धहस्तता नहीं पा पाए तो 130 करोड़ लोग कहां खपेंगे? भारत के बाजार हैं, उनकी एक सीमा है। मैं कहता हूं हमारा बाजार पूरा विश्व क्यों ना हो। हम प्रोडक्शन में अभी थोड़ा पीछे हैं, कोई बात नहीं, हम सेवा निर्यात में सबसे आगे हो जाएंगे और पूरी दुनिया को हमारी सेवा के बगैर पूरी दुनिया का काम नहीं चलेगा ऐसा। लेकिन अगर समय रहते, अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, धरा क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा, चलो श्रम करें देश अपना सवारें, युगों से चढ़ी वो खुमारी उतारे। अगर वक्त पर तुम नहीं जाग पाए, धरा क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा, ऐसे प्रश्नों पर विचार का। और ये विचार हमारे अभिभावकों को भी करना है। ये विचार केवल हमें नहीं, हम शिक्षकों को नहीं, शिक्षकों को करना है, अभिभावकों को करना है, सरकार को कहना। शिक्षा में जितने स्टेक होल्डर हैं, विद्यार्थी, अभिभावक, सरकार, समाज, पैटर्न, अफसरशाही, प्रत्येक को ये विचार करना होगा। हर स्टेक होल्डर को ये विचार करना होगा और हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। सरकार भी लगातार चेष्टा कर रही है, शिक्षा आयोग बन रहे हैं, नई शिक्षा नीति बन रही है। क्यों बन रही है? नई शिक्षा नीति की क्या आवश्यकता है? यानी पुरानी शिक्षा नीति से आगे खड़े हो जाना, देश की आशा आकांक्षा के अनुरूप शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा विज्ञान का निर्माण करना, यही तो कोशिश होगी, यही तो कारण होगा ना नई शिक्षा नीति लाने का। एक और संकट है विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, अभिभावकों, एक और संकट है। वो संकट है हम
जिस शिक्षा पैटर्न को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं 70 वर्षों तक, उसमें एक दो और गड़बड़ियां हैं। कौशल का अभाव है, सीखने सिखाने का अभाव है, प्रयोग धर्मिता का अभाव है। और जब मैं कहता हूं अभाव है, यानी पूरी तरह अभाव नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम शून्य हैं। हमने प्राप्त किया है, लेकिन उतना तेज नहीं प्राप्त किया जितना तेज हमारे पड़ोसी देश चीन ने प्राप्त कर लिया, जितना तेज अमेरिका ने प्राप्त कर लिया, जितना तेज ब्रिटेन ने प्राप्त कर लिया, जर्मनी और फ्रांस ने प्राप्त कर लिया। हम क्यों अलग हैं भाई? वही किताबें हैं, वही ज्ञान है, हम क्यों पीछे, हम क्यों अलग? क्योंकि अभी भी कौशल का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाया। एक और बात, हमारे विद्यार्थी, मैं विश्वविद्यालय में, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में उपाचार्य हूं। हमारे विद्यार्थी आते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि मानसिक स्तर पर वैसी मजबूती नहीं रहती हमारे विद्यार्थियों को जैसी होनी चाहिए। मानसिक स्तर पर कौन सी मजबूती को क्या कहते हैं? दृढ़ संकल्प होना, स्थिर चित्त होना, निर्णय कर लेना, योजना बना लेना, लक्ष्य तय कर लेना, दिशा तय कर लेना। विज्ञान पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, चिकित्सा पढ़ेंगे, ऐसा मार्ग तय कर लेना, कला कौशल के विकास में जाएंगे, ऐसा मार्ग तय कर लेना। इसका भी अभाव हमें अभी शिक्षा में दिखता है। अब जब हम अभाव कहते हैं, यानी आंशिक अभाव है, कभी पूर्ण अभाव तो होता नहीं है। अभी हमने एक नया पैटर्न शुरू किया, एक नया पैटर्न शुरू किया है। ये पैटर्न क्या है? अब सरकार ने कहा कि शिक्षण के जो अधिगम है, शिक्षण के जो परिणाम है, शिक्षा की जो विधियां हैं, शिक्षा का जो निर्णय है, शिक्षा के जो लाभ है, शिक्षा का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट की निगरानी और ऑडिट का काम पहली बार इस देश में शुरू। अभी तक क्या था? हम ये समझते थे कि शिक्षा तो स्वयं में साध्य है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हम निगरानी करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट किसे कहते हैं? क्या है ऑडिट? ऑडिट करना किसे कहते हैं? ऑडिट करना कहते हैं कि जैसे आपने कुछ खर्च किया तो हमने सही तरीके का खर्च किया है कि नहीं, ये तो पैसे का ऑडिट हुआ। ऐसे ही जिस लक्ष्य और योजना के साथ हमने शिक्षा का काम शुरू किया, वो लक्ष्य और योजना में कितना बढ़ पाए, ऐसा परिणाम की ऑडिट करना। ये काम अब सरकारी स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन संकट वही है जिसका शुरू में मैंने आपको संदर्भ दिया है। वो संकट विद्यमान है। कौन सा संकट है? ड्रॉप आउट होने का संकट। हमने ये सोचा था कि हम इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित कर डालेंगे, लेकिन हम प्राथमिक शिक्षा में सारे प्रयत्नों के बावजूद, सारे प्रयत्नों को, आपको यकीन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि अब तो प्राइमरी स्कूल है, सबका नाम लिख लेते हैं टीचर लोग। आप जान लीजिए, सारे प्रयत्नों के बावजूद हम 71.4% नामांकन कर पाए हैं आज तक। मैक्सिमम नामांकन हमारा शायद 71.4% का है, मैंने कहीं पढ़ा। और ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर भी, माने उच्च प्राथमिक पर भी, माने 71 से 73% तक हम पहुंच पाए हैं। ASER की रिपोर्ट ऐसा कहती। तो ये जो 27 लोग बच रहे हैं, ये जो 29 लोग बच रहे हैं, ये कौन है? ये हमारे अपने बंधु नहीं है क्या? इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? इनको कौशल विकास का अधिकार नहीं है क्या? इनको बड़ा बनने का अधिकार नहीं है क्या? यानी कि कोई व्यवस्था है ना। अभी भी कोई मजबूरी है कि ये जो 29 लोग, ये 27 लोग हमारे स्कूलों में नहीं आ पा रहे, जबकि हम भोजन, वस्त्र, पुस्तकें सब दे रहे हैं। फिर भी ये 29 और 27 लोग, कोई कारण होगा ना, नहीं आ पा रहे। हाँ, कारण है हमारे यहाँ की लाचारी, कारण है हमारे यहाँ की गरीबी, कारण है माता पिता को का संकटों से सामना करना, कारण है बाल श्रम, कारण है बच्चों को श्रम के कार्यों में लग जाने की प्रवृत्ति, कारण है देश समाज के द्वारा उत्साहित न किया जाना, कारण है सामाजिक दबाव का अभाव, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे की पढ़ने की उम्र है तो जाना चाहिए। कारण है बाल श्रम, कारण है हमारी कृषि व्यवस्था, कारण है गरीबी, कारण है संसाधन का अभाव, बहुत कारण। ये तो समाज के कारण है। ये मत सोचिएगा
इन 29% में केवल समाज का ही दोष है, अन्य संस्थाओं का भी दोष है, हम सबका दोष है। सरकार भी अपनी कोशिश में, हम क्या कहेंगे, सरकार अपनी कोशिश में असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। थोड़ा उन कारणों की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रेम प्रकाश ने कहा कि ये जो पैटर्न है, जो अपना ढांचा है, इसमें क्या संकट है, ऐसा हमारे जन जन तक जानना चाहिए। जो बड़ा संकट है वो ये है कि स्कूलों की अवसंरचना पर हम समानुपातिक ध्यान अभी भी नहीं दे पा रहे। जैसे प्राइमरी के स्कूल है, एक है हमारे गांव का सरकारी स्कूल, एक है कॉन्वेंट, एक है प्राइवेट स्कूल। अब जो संरचना है, जो अवसंरचना है, ये अवसंरचना जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सब जगह का, बच्चा वही है, अस्थि मांस मेज मज्जा वही है, हाड़ मांस शरीर वही है, बुद्धि मेधा विलास वही है, अंग उपांग वही है, लेकिन संरचनागत भिन्नता के कारण हम अलग अलग क्षमता के विद्यार्थियों का निर्माण होते देख रहे। महानगरों में पढ़ने वाला, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला और हमारे प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ेगा, इसी अवसंरचना के कारण एक एनजीओ है, उसका नाम है प्रथम एनजीओ है। एक प्रथम एनजीओ ने एक रिपोर्ट दी, आपको रिपोर्ट पढ़कर दुख होगा, मैं उस रिपोर्ट का एक अंश आपको सुना देता हूं। प्रथम एनजीओ ने कहा कि इसी अवसंरचना के समान न होने के कारण हमारे पिछड़े क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, वे विद्यार्थी कॉन्वेंट स्कूलों के कक्षा 2 के पाठ्यक्रमों के सवालों को हल नहीं कर पाते, कक्षा 2 के सवालों को हल नहीं कर पा रहे, और उत्तीर्ण क्या है, कक्षा 5। यानी कक्षा 5 में जिस मानसिक कौशल, मानसिक क्षमता का विद्यार्थी होना चाहिए, हम अवस्थापनागत संरचना के कारण, थोड़ी अपनी सामाजिक कुशलता के कारण हम वैसा नहीं बना पाए जैसा कॉन्वेंट स्कूलों का बनता। हमारा आउटकम दोनों जगह का समान क्यों नहीं है भाई? कोर्स समान, बातें समान, तो आउटकम भी समान होना चाहिए। कहीं न कहीं जवाबदेही का भाव है, कहीं न कहीं शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात इसका कारण है, लेकिन कारण कुछ भी हो, दुनिया से हम एक मामले में भी और पीछे हैं। आप जब बजट आता होगा, आप हमेशा चर्चा सुनते होंगे कि साहब इस बार भी बजट में शिक्षा का बजट अभी बढ़ा नहीं है। हमारे यहाँ का लगभग 3% जीडीपी का हम शिक्षा में खर्च करते हैं, लेकिन दुनिया का जो एवरेज है हमसे ज्यादा, 4.7 के आसपास, 4.7% के आसपास है। माने 100 रुपए में भारत अगर अपनी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 3 रुपए खर्च करता है, तो दुनिया के अधिकांश देश 4.7 रुपए खर्च करते हैं। यानी कि अभी भी, और उसके बहुत कारण है, क्योंकि शिक्षा से भी जरूरी भोजन जरूरी है। आप जिएंगे तब तो पढ़ेंगे, इसलिए भोजन जरूरी है, शरीर की रक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है। हमारे सामने तमाम संकट, सरकार की अपनी सीमा है, इन संकटों को सबको निपटना है, एक साथ निपटना है। तो अकाल आया, भुखमरी आई, बाढ़ आई, संकट आए, तो हमारा धन का प्रवाह उधर हो जाता। दुनिया में मैनेजमेंट और अच्छा तरीका है। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक और जो संकट है हमारी शिक्षा में, वो ये है कि उत्तरदायित्व के भी प्रश्न का अभाव। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर कक्षा 5 का विद्यार्थी नहीं कर पा रहा, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आनुपातिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए, और शिक्षक योग्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमने काम किया है इस, आप देखिए, शिक्षक योग्यता पर ध्यान देने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्राथमिक और माध्यमिक में हमारा जो ड्रॉप आउट है, या जो हमारे योग्य और कुशल विद्यार्थियों का निर्माण हम उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे, शिक्षक योग्यता भी उसका कारण। और सरकार लगातार, हमको जैसे जैसे समस्याएं पता चलती हैं, हमारा देश उस पर आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे जब आपके गार्जियन, अभिभावक अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, तो अभिभावक अपने कालखंड का स्मरण करें। कोई भी इंटर पास व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक हो जाता है। अब ऐसा है क्या? नहीं, हम प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग कर रहे हैं।
हम कहते हैं कि टीईटी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि बीएड होना चाहिए, हम कहते हैं बीटीसी होना चाहिए। ये इसी बदलाव की तरफ ध्यान आकृष्ट करना है। अब ये इस विमर्श में मत जाइएगा कि पहले के इंटर ही बहुत अच्छे थे, अभी के टीईटी और उच्च शिक्षित भी वैसे नहीं हैं। अनेक कारण हैं, हम उन कारणों पर, लेकिन हम जो सुधार कर सकते हैं करेंगे ना। अगर हमको लगता है कि अभी हमारे बच्चों को, माध्यमिक के बच्चों को स्नातक से भी उच्च शिक्षा होनी चाहिए, तो संभव हम कहते हैं कि कम से कम एमए होना चाहिए पढ़ाने, कम से कम एमएड होना चाहिए। जैसी हमें जरूरत होगी हम सुधार कर, ये हमारे देश का जनमन है, ये हमारा सुधारवादी संकल्प है और यह संकल्प हमने ले रखा है। और ये संकल्प माध्यमिक में भी, अभिभावक गण जो बात सुन रहे होंगे समय, उस कालखंड में किसी भी प्रकार का बीए एमए उत्तीर्ण व्यक्ति माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हो जाता था। अभी हम कहते हैं बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, कहते हैं कि क्यों? लेकिन संकट फिर वही है, पहले उत्तरदायित्व पूर्ण शिक्षा थी, पहले की शिक्षा उत्तरदायित्व से भरी थी, सीखने सिखाने के गुण से भरी थी, और हम ऐसे मन का निर्माण करते थे जो ऑनेस्ट था, अपने काम के प्रति ईमानदारी, माता पिता के प्रति ईमानदारी, समाज के प्रति ईमानदारी, बंधु बांधवों के प्रति ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी, न्याय व्यवस्था के प्रति ईमानदारी, पुलिस व्यवस्था के प्रति, हाँ, किसी प्रकार के अपराध वाले मार्ग वाले लोग नहीं रहे थे कभी। हम कोई गलती नहीं करना चाहते थे, ऐसा मन हमारा घर के संस्कारों के कारण भी बनता था और स्कूलों में भी बनता था। अभी देखने में ये आ रहा है कि हम ऐसा नैतिक मन भी नहीं बना पा रहे अपने स्कूल। ये हमारा एक संकट है कि हम जैसे एक अच्छा नागरिक जो बनना चाहिए ना, नहीं बना पा रहे। हमारे विद्यार्थी जो निकलते हैं वो दोषों की तरफ पूरे वक्त ध्यान देते हैं, उसका भी रास्ता हम निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं, हम शांत नहीं है, यह देश शांत नहीं है। एक नई अवधारणा आई शिक्षा में, यद्यपि इस अवधारणा का मैं सोचता हूं कि हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं उन्होंने पहले ही इसे अपना लिया था। जो हमारा विद्या भारती संगठन है, विद्या भारती के जो स्कूल चलते हैं, उन्होंने पहले ही यह योजना अपनाई थी। कौन सी योजना थी? व्यक्तिगत ट्रैकिंग, पर्सनल ट्रैकिंग। हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई। पर्सनल ट्रैकिंग क्या है? अरे ये वही है कि मान लीजिए किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में अनेक विद्यार्थी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ कम अच्छे हैं, तो अध्यापक एक जैसा ध्यान सब पर नहीं देता था, जरूरत के हिसाब से ध्यान देने का काम, इसी को पर्सनल ट्रैकिंग। यानी हम विद्यार्थी के साथ समय देते हैं, विद्यार्थी की चिंताओं को समझते हैं, उसे अपनी चिंता मानते हैं। ऐसा ट्रैकिंग का काम हम अब भी कर रहे हैं। अब हमारे प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में युक्ति संगत बनाया जा रहा है और ये अब इस पर जोर है कि पर्सनल ट्रैकिंग कॉलेज से होते हुए विद्यार्थी के घर तक जाती है। हमारे यहाँ शिशु मंदिर के आचार्य, मैं तो शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ शिशु मंदिर के आचार्य हमारे घर आते थे संपर्क करने, बताने। ये पर्सनल ट्रैकिंग का एक व्यवस्था थी और इससे शिशु मंदिर के विद्यार्थी अच्छे निकलते थे, अभी भी अच्छे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अब हम हथियार सब जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा शिशु मंदिर के आचार्य लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और संकट है, वो नव प्रवर्तन का संकट है, नव प्रवर्तन के कार्यक्रमों का संकट है, उसके लिए वित्त का भी संकट है। यानी नव प्रवर्तन माने कौशल और प्रतिस्पर्धा आधारित पाठ्य निर्माण, और इसी को नव प्रवर्तन माने कुछ नया करना। क्या नया कर रहे हैं? कौशल आधारित पाठ्य पुस्तक, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, ऐसा करने का काम। और एक और जो संकट मैंने आपको बताया था, वो संकट क्या था? हम मानसिक तनाव वाले विद्यार्थी बना रहे हैं। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि हमारा जो विद्यार्थी बनता है उसको अजीब किस्म का तनाव होता है, असुरक्षा का भाव उसके मन में रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम असफल हैं मानसिक रूप से शांत विद्यार्थी के निर्माण में, अभी भी हम असफल। जब मैं कह रहा हूं हम असफल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% असफल। कुछ विद्यार्थी इन गुणों से छूट जाते हैं, उनकी भी चिंता हमें करनी। हम 100% मानसिक विश्रांति वाले विद्यार्थी क्यों नहीं बनाएंगे भाई? एक भी लड़का क्यों छूट गया? पोलियो का जब आप आंदोलन चलाते हैं तो आप कहते हैं कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, ये नारा लगाते हैं कि नहीं? ऐसे शिक्षा में
अगर मानसिक विश्रांति या मानसिक उद्विग्नता के क्रम में एक भी बच्चा छूट गया तो इस देश का सुरक्षा चक्र टूट गया, एक परिवार का सुरक्षा चक्र टूट गया, एक गृहस्थ का सुरक्षा चक्र टूट गया, एक जीवन का सुरक्षा चक्र टूट गया। ऐसा यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब हम ये चाहते हैं कि गुणवत्ता युक्त आश्वासन वाला फ्रेमवर्क बने। आश्वासन वाला फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? आश्वासन वाला फ्रेमवर्क इसे कहते हैं कि माने हम जब पढ़ के निकले तो कुछ हमें ढाढ़स रहे। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, एक समय आज इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों को भी क्या आश्वासन है क्या कि वो ऐसा कर पाएंगे? है? आप बताइए। इतने लोग बीएड करते हैं, बीएड करने वालों को आश्वासन है? मैं कहता हूं शिक्षा आश्वासन फ्रेमवर्क से युक्त क्यों ना हो जाए। अब बहुत कठिन है, ये बड़ी चुनौती है। ये ऐसा नहीं समझिएगा कि सरकार करना नहीं चाहती, ऐसा नहीं समझिएगा कि समाज करना नहीं चाहता। हम करना चाहते हैं लेकिन अनेक कारणों से कर नहीं पा रहे। आप देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मेडिकल की बात कर रहा हूँ या उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2016 में केवल 25% विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 100 में 25 लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, 75 लोग पढ़ाई बंद करके दूसरे कामों में लग गए। थोड़ा आंकड़ा कम है। हमने, भारत सरकार ने एक घोषणा की है, भारत सरकार ने समग्र नामांकन अनुपात को बढ़ाने की घोषणा की है। उसने कहा चाहे जो पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे। आखिर मनुष्य के संसाधन का विकास भी तो करना होगा। कि पूरी दुनिया में हम गाते रहेंगे कि हम सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है, क्या इससे काम चलेगा? हम ये गाना भी गाएंगे, ये घोषणा भी करेंगे और साथ में समग्र नामांकन अनुपात को भी ठीक करेंगे और इस नामांकन अनुपात को 35% ले जाने का लक्ष्य हमने रखा। कैसे पहुंचेगा 35% का लक्ष्य? जब वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच होगी। ये पहुंच कैसी होनी होगी? समावेशी होनी होगी। इस पहुंच को कैसी होनी होगी? रोजगार युक्त होनी होगी। और ये पहुंच कैसी होगी? जब हम जो मान्यता देने का हमारा तंत्र है उसमें हम गुणवत्ता युक्त फ्रेमवर्क सुविधाजनक उसे बनाएंगे, तब हम ये काम कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि तमाम सरकारी प्रयत्नों के बाद अब हमारे समाज ने यह निर्णय लिया कि जो हमारा निजी क्षेत्र है, क्योंकि सरकार नहीं कर पाई, 70 वर्ष हो गया, पूरी तरह से नहीं कर पाई, कोई बात, क्योंकि सरकार भी तो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोगों के प्रतिनिधि सरकार हैं। तो अगर जैसे हम, कोई दीवार है, कोई मकान है, हम अकेले नहीं तोड़ पा रहे तो हम मिलके तोड़ेंगे कि नहीं? अकेले नहीं बना पा रहे तो हम मिलके बनाएंगे। कोई भव्य अट्टालिका बनानी है, क्या आप अकेले बना लेंगे क्या? आप बताइए। क्या बिना इंजीनियर के बना लेंगे, बिना कारीगर के बना लेंगे, बिना समाज की रचना में सबका सहयोग होता है, सरकार का भी सहयोग और निजी क्षेत्र का भी सहयोग। ऐसी कल्पना वाले देश हैं। और यह निर्णय हुआ, निजी क्षेत्र की भूमिका भी तय की गई और ये कोशिश हुआ इधर 1990 के बाद कि निजी क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। आपको मैं डेटा बता दूं कि 2005-6 में जब ये निजी शिक्षा में, निजी विद्यालयों की, निजी प्राइवेट स्कूलों की, निजी डिग्री कॉलेजों की, निजी यूनिवर्सिटियों की स्थापना हो रही है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2005-6 में 11.5% नामांकन थे हमारे उच्च शिक्षा। और ये GER कहते हैं इसे, समग्र नामांकन अनुपात 11.5% था और 2016-17 तक आते आते ये 25% हो गया है और हमने लक्ष्य किया है कि 2022-23 तक आते आते इसे 35% कर देंगे। केवल सरकार अकेले करती तो शायद न कर पाती। निजी क्षेत्र का भी बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे व्यापारिकों का, हमारे, ठीक है, उस व्यवस्था से हो सकता है वो धन भी कमा रहे हो। हम आग्रह करेंगे, समाज उनसे आग्रह करेगा कि शिक्षा को धन कमाने का जरिया न बनने दिया जाए, लेकिन रिजल्ट तो ये बता रहा कि हमारा समग्र अनुपात, समग्र नामांकन अनुपात बदला है। लेकिन अभी भी नवाचार, इनोवेशन हमारी एजुकेशन प्रणाली में ठीक से घर नहीं कर पाया है। अभी भी
हमारे अधिकांश पाठ्यक्रम अप्रचलित पाठ्यक्रम है, बाजार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, गुणवत्ता युक्त आश्वासन के अनुरूप नहीं है, और हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। मैं कहता हूं कि हमारे सारे पाठ्यक्रम बाजार और रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप हों तो क्या बुरा है इसमें। कुछ जो जिनको उच्च शिक्षा में शोध आदि के क्षेत्र में जाना है, उनको छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और बाजार की आवश्यकताओं से के अनुरूप कि वैसा सीखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए और इसके अनेक कारण। बीते 3-4 दशकों में दुनिया में शिक्षण पैटर्न बदला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह शिक्षण पैटर्न प्रायोगिक हुआ है, फील्ड वर्क पर आधारित हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क पर। हम भी बदल रहे हैं, हमने भी सेमेस्टर पैटर्न किया है, हमने भी फील्ड वर्क को, प्रोजेक्ट वर्क को बदल रहे हैं। हम भी, हमारी गति हो सकता है उतनी तेज ना हो, लेकिन एक जरूरत का काल है ये। क्या काल है कि हमें ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ गठबंधन करना चाहिए। ये काम हम अभी नहीं कर पाए हैं, मेरा सुझाव है ये। मैं ऐसा सोचता हूं कि विदेशी विश्वविद्यालयों से गठबंधन की समस्या अभी भी हमारे साथ है, होना चाहिए, जिसे हम MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत कम है। सरकारी स्तर पर भी प्रोत्साहन मिले इस चीज को, तो अनुसंधान और नवाचार, ये दो क्षेत्र छूट जाते हैं हमसे। हमारी शिक्षा में ये दो क्षेत्र बार बार छूट जाते हैं। हो सकता है इसका कारण अपर्याप्त सार्वजनिक फंड हो सकता है इसका कारण कुछ अकुशलता हो, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन अभी भी अनुसंधान और नवाचार पीछे। सरकार, फिर मैं कह रहा हूं, हम चुप नहीं है, ये तो संकट है, हमने संकटों के हल का मार्ग भी निकाला। हमने अनेक विनियामक प्राधिकरणों का निर्माण किया है, हमने UGC का निर्माण किया, हमने AICTE का निर्माण किया, हमने NCTE का निर्माण किया। क्यों किया? ताकि ये सब मिलकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का डिजाइन, उच्चतर शिक्षा और कौशल का डिजाइन, कौशल मिशन का डिजाइन, गुणवत्ता में सुधार का डिजाइन, विश्व स्तर पर हमारे विश्वविद्यालयों के पालन पोषण का काम, या निष्पादन संबंधी जो प्रोत्साहन के काम, गुणवत्ता युक्त काम करने वालों को प्रोत्साहन के काम कर सकें, ये काम हम कर रहे हैं। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अब मेरी एक अपनी विधि है। अगर मुझे रिफ्रेश नहीं किया जाएगा, अगर मुझे प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तो हम एक जैसा पढ़ाते रहेंगे। सरकार इस दिशा में भी ध्यान दे रही है, और सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी काम किया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि सरकार और हमारा समाज जब इतना काम कर रहा है, हमने मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर एंड ट्रेनिंग पर काम शुरू कर दिया, ये प्रचलन में है। ये काम जब हम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हमारे देश के नवयुवकों को शैक्षिक रूप से कुशल बनाने का काम, शैक्षिक रूप से उत्पादक बनाने का काम, उनके स्किल डेवलपमेंट का काम, ये अपनी योजना है, ये अपना लक्ष्य है। हमारी जो बेकार जनशक्ति है वो उसे हम यूटिलाइज कर पाए, ये हमारा छिपा हुआ एजेंडा है। जो भारत में प्रभुत मात्रा में अपने नवयुवक हैं, जनसांख्यिकीय जो लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे भी शिक्षा ही कारण है। क्यों? एक डेटा बताता हूं। जो हमारे स्किल्ड लेबर हैं, भारत में 15% कार्यबल है, ऐसा 2022-23 तक होगा या है अभी। कितने? लगभग 15% हमारा कार्यबल है बलशाली, और उनमें स्किल्ड कितने हैं? 5%, लगभग 5.4% शायद। और उसमें भी बड़ा भेदभाव है, जेंडर अनुपात ठीक नहीं है, लोकेशन वार भी गड़बड़ है। गुजरात में बहुत अधिक स्किल्ड लेबर, बिहार में कम, पूर्वोत्तर राज्यों में और कम। माने ढांचागत जो वितरण है ये समान है। अब समान नहीं है तो हमें तो करना है समान। क्यों? क्योंकि हमें तो पूरे देश को आगे ले जाकर खड़ा करना है, अपनी योजना है। इस योजना को पूरा करने के लिए चाहे जैसे हमको करना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलकर, समाज को खड़ा होकर, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, हम चाहे जैसे करें, हमको करना पड़ेगा, और ये करने का काम हम कर रहे हैं।
एक नया और एक नई नई बात इधर देखने में आई है, वो उस नई बात की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करा दे। उससे पहले आप देखिए कि जहां पर मांग ज्यादा है, जैसे गुजरात, मांग समझते हैं ना, जहाँ स्किल्ड लेबर की जरूरत ज्यादा है, ऐसे जगहों के आसपास स्किल्ड लेबर के बहुत संस्थान खुले। लेकिन पूर्वांचल में आपके बलिया में स्किल्ड लेबर के संस्थान कम खुले होंगे, हमारे बांदा में कम खुले होंगे, इलाहाबाद में भी कम ही हैं, और महानगरों के आसपास ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब मांग होती है स्किल्ड लेबर की तो वैसा ही परिवेश बन जाता है। कोरिया में और सिंगापुर में मैं दो उदाहरण दे दूं तो इससे हम समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोरिया में और सिंगापुर में कौशल आधारित शिक्षा है। पूरे सिंगापुर में और पूरे कोरिया में प्रत्येक व्यक्ति को, और वियतनाम में भी यही हाल, हर व्यक्ति को कौशल निपुण होना पड़ता है। चीन में प्रायोगिक रूप से लोग कौशल निपुण, माने परंपरा से, जैसे हमारे यहाँ परंपरागत रोजगार थे किसी समय, वैसे ही चिप बनाने का काम जिन घरों में हो रहा है, वहां के बच्चे, आसपास के लोग, पूरा का पूरा मोहल्ला, एक गली में 10 मकान चिप बना रहे हैं, 10 मकान कोई और चीज बना रहे हैं, 10 मकान लीड बना रहे हैं, फिर उनको संयोजन का काम कहीं हो रहा है। इसी तरह से तो चीन बहुत सस्ता निर्यात कर पा रहा है। 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के जो बल्ब है आज भारत के बाजारों में 300-400 रुपए में बिकने के पीछे कोई तो कारण होगा। और हम अभी भी, हमारा सामान थोड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि लेबर, स्किल्ड लेबर कम है, 5.5% है। इस कम होने के कारण थोड़ा दाम महंगा हो जाता है। खैर, ये कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब देश बढ़ रहा है, भारत बदल रहा है, भारत कौशल विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमने मेक इन इंडिया का संकल्प ले लिया है, हमने देश को खड़ा करने का संकल्प ले लिया, तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। आपको भी चुप नहीं रहना। मैं गार्जियनों को संबोधित करके कह रहा हूं कि हमें चुप नहीं रहना है, बल्कि शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करना पड़ेगा। केवल ये डिग्री वाली शिक्षा से नहीं काम बनेगा। और अभी एक नया प्रयोग हुआ। कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए। स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो एक बहस छिड़ गई देश में कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन क्लासरूम, ओपन सिस्टम के क्लासरूम से कितना बदलाव हो सकता है। इस पर अध्ययन हुए और वो अध्ययन के निष्कर्ष थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी भी हम चूंकि संसाधनों के असमान वितरण के लोग हैं, हमारे यहाँ जैसा गुजरात है, जैसा महाराष्ट्र है, जैसा कर्नाटक है, जैसा आंध्र है, वैसे ही मणिपुर नहीं है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वैसे ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार नहीं है, वैसा ही राजस्थान नहीं। एक असमानता अभी भी है जो ठीक होने, जो खाई भरने के क्रम में चल रही है। इस कारण से भी ऑनलाइन लर्निंग हमारे यहाँ अभी उतना कारगर तरीका नहीं बन पाया है, न बन पाएगा। क्योंकि लेकिन फिर भी अभी मैं एक हाई कोर्ट का एक उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक उच्च न्यायालय में वहाँ कोई रिट हुई होगी या विचार हुआ होगा या PIL हुई होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन लर्निंग के लिए दिशा निर्देश मांगे गवर्नमेंट से, और ये कहा कि सरकार ये बताए कि वो इस दिशा में कितना कर सकती है, कैसे तरीका अपना सकती है। तो जब इस पर काम हुआ तो अनेक संकट आए। ये संकट आप सबसे छिपे नहीं हैं, ये संकट संसाधनों की असमानता के संकट हैं। ये संकट डिजिटल रूप से पूरे देश की एक क्षमता वाले न होने के संकट हैं। आप क्या समझते हैं कि हम अपने घर में, मैं अपने घर में बैठा हूं, अब एक मैं हूं और मैं जूम ऐप से ऑनलाइन हूं आपके सामने, क्या गांव में जहां नेटवर्क की थोड़ी समस्या होगी, क्या ऐसा कर सकता है? पूर्वोत्तर में जहां बच्चे हमारे बात करने के लिए घरों की छतों पर जाते हैं तब बात होती है, यानी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर यह संकट है। और इस संकट के कारण इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा का वैसा अभी परिवेश बन पाने में कठिनाई है। लेकिन फिर भी ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन
कुछ चिंताओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना है। 4 बजे तक मुझे बात कहनी थी, 4-5 मिनट और है। इन 3-4 मिनटों में थोड़ी सी कुछ चिंताओं की बात आपके साथ कर लेता हूँ। ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत फोकस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो प्रत्येक गृहस्थ को होनी चाहिए, जो प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, जो प्रत्येक समाज के प्रबुद्ध जन को होना चाहिए। वो चिंताएं क्या है? अभी भी हमारी शिक्षा हमारे मन में नैतिकता का पाठ, नैतिकता का बोध ठीक से नहीं जाता। हमारे जो उच्च शिक्षा के लोग हैं उन्हें जितना नैतिक होना चाहिए, जितना सदाचारी होना चाहिए, अभी भी उसमें कुछ प्रतिशत कमी है। परिवारों के प्रति जैसा जुड़ाव होना चाहिए, विवाह संस्था के प्रति जैसी ईमानदारी होना चाहिए, देश के प्रति जैसा ममत्व और प्रेम भाव होना चाहिए, अगर इनमें थोड़ी भी कमी कहीं दिख रही है तो कोई तो कारण होगा ना। या तो हम घरों में नहीं सीख पा रहे, अपने स्कूलों में नहीं सीख पा रहे, ये भी शिक्षा का एक पक्ष है और शिक्षा के सामने संकट है। आप बहुत कुशल हो जाएं और आप मशीन की तरह सोचें, मशीन की तरह विचार करें, आप संवेदनाहीन हो जाएं, आप प्रेम, दया, ममता, करुणा, उदारता, अनुराग भावों से मुक्त हो जाएं, तो क्या समाज तब भी आगे बढ़ पाएगा? क्या पूरा यांत्रिकीकरण हो जाए समाज का और मनुष्यता का अभाव हो जाए? तो ऐसा भी देश नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि हमारी परिपाटी थोड़ी अलग है। हम मनुष्य रहते हुए, मानव रहते हुए हम अपने कौशल का विकास करेंगे और इस कौशल का इस्तेमाल मनुष्यता के हित में, मानवता के विकास में, परिवारी जनों और बंधु बांधवों के सुख के लिए, अपने समाज के हित के लिए करने वाले लोग, न केवल अपने हित के लिए करने वाले लोग। ये जो मेंटल सेटअप है, जो थोड़ा कई बार ऐसा लगता है कि डगमगा रहा है, इसकी भी चिंता हमारे अभिभावकों को करनी होगी। क्योंकि अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे मित्रों, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत कुशल हो जाइए, बहुत टेक्निकल हो जाइए, लेकिन नित्य जीवन हमारा कष्ट में पड़ा रहेगा। इसलिए ये भी एक संकट है और ये संकट प्राइमरी से ही आ रहा है। कारण ये है कि हम जैसा बनाना चाह रहे हैं बना नहीं पा रहे, हम सुधार करना चाहते हैं। हमको विरासत में तो मैकाले की शिक्षा नीति मिली है ना, तो मैकाले की परंपरा हमको विरासत में मिल गई। जो बाबू बनाना चाहती थी, जो अफसर बनाना चाहती थी, मनुष्य बनाना ही नहीं चाहती थी, इस देश का गौरव जगाना ही नहीं चाहती थी, दुनिया के देशों के लिए हम एसेट की तरह हो ऐसा नहीं बनाना चाहती थी। कोई बात नहीं, 50, 60, 70 वर्ष हो गए, अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम अपने ढंग से अपना निर्माण करेंगे। वर्तमान शिक्षा में जो ये दोष हैं, इन दोषों का परिहार कर लेंगे। समय के साथ हम करते रहे, देश बदलता है, समाज बदलता है, विचार बदलते हैं, योजनाएं बदलती हैं, कला कौशल बदलता रहता है, मनुष्य का मन भी बदलता है। तो हम इन बदलावों की दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा आप अभिभावकों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये जो मैंने कुछ संदर्भ दिए इसलिए कि इनसे हम आकलन कर पाएंगे। आप सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि हम अपने विद्यार्थियों को कर्तव्य बोध से युक्त परिवार में बनाते हैं। हम केवल शिक्षा से नहीं बनेगा, घर में शिक्षित होकर जाएंगे कक्षा 1 तक, तो फिर वो 1 के आगे का पाठ पढ़ लेंगे। एक प्रारंभिक पाठशाला जो अपनी घर है, जिसमें माता है, जिसमें गुरु है, जिसमें पहले हमारे यहाँ पहले मिडवाइफ का काम करते थे गुरु। मिडवाइफ क्या है? माता बच्चे का पालन पोषण करती, इसके बाद गुरु के जिम्मे ये पूरा पालन पोषण उसको सिखाने। माता के बाद अगला गुरु का जिम्मा था। अभी कहीं ना कहीं कमी आई है, कोई बात नहीं, हम अपने बल से, अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से इन कमियों को दूर करके और एक श्रेष्ठ भारत, एक गौरवशाली भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा हमारा मंत्र है, ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसी हमारी योजना है। और हम अपने घरों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गांधी की तरह परिवर्तन करते हुए, लेकिन मेरा एक आग्रह है आपसे प्रबल, आप सभी अभिभावकों से, अपने बच्चों के मन में प्रेम, दया, ममता, करुणा, उदारता, क्षमा, ये सब गुण जो थोड़ा कम हो रहे हैं, इनकी चिंता गार्जियनों को करनी पड़ेगी। बहुत शिक्षित होकर भी हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 1 घंटे का अवसर था, 1 घंटे की बात पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेम प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो समापन करेंगे। प्रेम प्रकाश जी। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा संबोधन दिया। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से जिले में उच्च शिक्षा के प्रति जो विचार है उसको जागृत करने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए
और वो चाहे उसका जो भी कारण हो, सामाजिक कारण हो या आर्थिक कारण हो, इन दोनों के उद्देश्य। तो आर्थिक कारण तो हम लोग तुरंत टैकल करने के लिए आसान था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले 2 साल पहले डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मौर्य अपने पिताजी के नाम पर स्मृति में मैंने एक उच्च शिक्षा फेलोशिप की घोषणा की थी, और लास्ट ईयर वो दो में बदल गई, जब मेरे एक दोस्त ने भी अपने माताजी के नाम पर फेलोशिप की घोषणा की। और जो कंपटीशन होता था आज के दिन 28 तारीख को, उसी के रिजल्ट के आधार पर एक पुरुष वर्ग में और एक महिला, एक लड़कों बच्चों के लिए और एक बच्चियों के लिए 2 फेलोशिप थी। इस साल हमारे पास 4 फेलोशिप हो गई हैं। मेरे एक भाई साहब और साथ ही में मेरे एक और दोस्त जो कि इस समय IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अपने माताजी के नाम पे एक फेलोशिप देने के लिए किया है। तो हम लोग इस समय 4 फेलोशिप होगा जो हम बलिया जिले के उन छात्रों को देंगे जो कि उस शिक्षा के लिए जाएंगे, बलिया छोड़ के किसी और जगह पे बैचलर की कोई भी कोर्स करने के लिए, मास्टर का कोई भी कोर्स करने के लिए जाएंगे। उनको हम उनके पूरे 4 साल के कोर्स के दौरान, 3 साल के कोर्स के दौरान हम उनको हर महीने 1000 रुपये देंगे। इसके अलावा छोटे छोटे माध्यमों से भी सर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि एक ये छोटे बच्चों बालिकाओं के शिक्षा के लिए, और जो आप लैब की बात कर रहे थे कि स्कूली स्तर पर लैब नहीं है, उसलिए हम लोगों ने लैब का, ताकि वो बच्चे आए और जो उनको स्कूलों में लैब की सुविधा नहीं मिल रही है, वो एक जगह आके लैब, साइंस लैब की सुविधा उठा पाए। इसके लिए हम अपने गांव में साइंस लैब की व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले साल का ही कार्यक्रम था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। इस साल निश्चित तौर पे हम लोग पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों के पढ़ाई में किताबों की कोई असुविधा ना आए, बाधा ना आए, इसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। और यह जो तंत्र है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। बैरिया और बलिया के कई गांवों में यह फैल चुका है और कई जगहों पर सेल्फ सस्टेनेबल मोड में लाइब्रेरी ओपन हो गई है। बहुत बढ़िया। इन्हीं सब संसाधनों और इन्हीं सब क्रियाकलापों के थ्रू आपके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां भी आपको हमें लगे कि आपको हमें कुछ मार्गदर्शन देना है, कुछ सुझाव देने हैं सर, हम उसको तहे दिल से स्वागत करेंगे। और इसी भाव के साथ मैं सभी श्रोतागण से कहूंगा कि जिस तरह सर ने आपको जागृत किया है कि आप उस शिक्षा के लिए आगे बढ़े, जो भी समस्याएं हैं आपके उससे पार आए, और निश्चित तौर पे शिक्षा को अपने सर्वांगीण विकास का कारक बनाएं। हम अगले लेक्चर